आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर में हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर के सोर्सेज और इम्पोर्टेंट रूलर्स को पढ़ा है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस जो लोअर यूनिट्स थी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ये सारी चीज़ें आज देखने की कोशिश करेंगे। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन तो था, लेकिन उतना सेंट्रलाइजेशन नहीं था जितना कि मौर्यन टाइम पीरियड में आपने देखा, क्योंकि मौर्यन टाइम पीरियड में फ्यूडल एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते। यहाँ पे फ्यूडल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जो कह लीजिए कि वासल्स दिखाई देते हैं, हिंदी में शायद सामंत बोलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे भी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। और वो सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल कौन करता था? राजा करता था, क्योंकि राजा ही सुप्रीम होता था, उसका शब्द ही उसका शासन होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा तानाशाही कर सकता था, गलत फैसले ले सकता था या अपने हित में जनता को भाड़ में भेज दे, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे धर्मशास्त्र, ब्राह्मण और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। धर्मशास्त्र क्या हैं? जो हिंदू ग्रंथ है उसके हिसाब से काम करना, और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो चुका था तो वो लोग यहाँ पे एडवाइस वगैरह दिया करते थे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है, मंत्री मौजूद है तो उनका तो काम ही है राजा को असिस्ट करना। हालांकि इसके बावजूद भी अन्याय कई सारे यहाँ पे हुए आज के टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार ही वर्ण सिस्टम और रिजिड हो गया था और जो छुआछूत जैसी प्रथाएं हैं वो वहाँ से निकल के और तेज़ी से आ गई थी। तो उनके हिसाब से तो वो सही सारी चीज़ें चल रही थी, बट सोशल डिक्लाइन तो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बहरहाल, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है राजा की मदद किया करते थे, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वही पूरा प्रोसेस है जैसे कि आपने मौर्यन एम्पायर के टाइम पे देखा। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में और कई सारे अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि संधि विग्रहिका, महाकाश पतालिका, खाद्य पतित, ये जो है जो पूरा खाद्यान्न होता था ना उसके मुखिया को बोलते थे। इसके अलावा महाप्रतिहार, जो महल होता था उसके जो सुरक्षा कर्मी होते थे उसके मुखिया को बोला जाता था। अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पूरा एम्पायर अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था। राज्य एक्चुअल में नहीं बोलेंगे, बट आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो राज्य ही कहा जाएगा, जिसको भुक्ति और देश बोला जाता था उस टाइम पे। और उसका एक मुखिया होता था जिसको बोलते थे उपारिका, भोक्ता, भोगिका या गोप्ता या गोप्त्री, अलग अलग जो है टर्म्स जो है इसके लिए यूज़ किए गए हैं अलग अलग सोर्सेज में, जिसकी नियुक्ति राजा खुद किया करता था। उसकी मदद करने के लिए भी अलग अलग अधिकारी होते थे, जैसे कि बालाधिकृता हो गया, अक्षपतालिका वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारी पोस्ट हुआ करती थी जो प्रोविंशियल गवर्नर को या प्रोविंशियल जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनकी मदद किया करते थे। इसके अलावा वो राज्य अलग अलग ज़िलों में डिवाइडेड होता था, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता था, जिसको बोलते थे विषय, और उसका मुखिया होता था विषयपति। ये भी टर्म नया नहीं है, ये भी आप वैदिक टाइम पीरियड से सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी। इनकी नियुक्ति ज़्यादातर ऐसा होता था कि जो राज्य का मुखिया होता है वही करता था। कई बार ऐसा भी हमको पता चलता है कि राजा भी डायरेक्ट इनका रिक्रूटमेंट या नियुक्ति किया करता था। इनका काम होता था कि उस अर्बन सेंटर की जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करना वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें यहाँ पे थी। इसके अलावा एक और टर्म का इस्तेमाल देखने को मिलता है ईरन पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो है लोकपाल। यहाँ इसको लेके बहुत ज़्यादा सोर्सेज में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये रीजनल गवर्नर रहे होंगे, यानी कि एक गवर्नर तो राज्य के पूरे हो गए, एक मुखिया, तो में भी कुछ ज़िलों का कोई जोन बनाया गया होगा तो उसके मुखिया को बोला जाता था लोकपाल। इसके अलावा फिर वो ज़िले जो होते थे गांव में डिवाइड किए जाते थे, अलग अलग ग्रुप होता था गांव का, उस ग्रुप को बोलते थे पेठ या पठक, जिसका मुखिया होता था आयुक्त। और फिर फाइनली जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो होता था एक गांव की, जिसको बोलते थे विठी या फिर भूमि, सबसे छोटी यूनिट होती थी, और इसके मुखिया को बोलते थे ग्राम्यक या फिर ग्रामिका। इसकी मदद करने के लिए एक कॉरपोरेट बॉडी होती थी जिसको बोलते थे पंचमंडली। इसका सबूत हमको मिलता है सांची इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा एक पंचायत होती थी जिसको बोलते थे ग्राम सभा। पंचायत भी जो है ग्रामिका को सपोर्ट किया करती थी। अगर पंचमंडली की बात की जाए तो इसके मुखिया को बोलते थे महत्तर या कुटुंबिका या कुटुंबिन। ये जनरली क्या होते थे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग लोग होते थे, सबसे वृद्ध लोग होते थे, उनको बनाया जाता था।
इसके अलावा एक और बॉडी दिखाई देती है जिसको बोलते थे अष्टकुला अधिकरण, जिसमें 8 मेंबर हुआ करते थे। ये भी एक लोकल बॉडी हुआ करती थी जो उस गांव को चलाने में अपना सपोर्ट दिया करती थी। इसके अलावा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था। कुछ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जैसे गांव है ना, वैसे ही छोटी सी बिल्कुल ये भी यूनिट हुआ करती थी जो एक काउंसिल चलाती थी, और उस काउंसिल का जो हेड होता था उसको बोलते थे नगर रक्षता। नगर रक्षता का मतलब क्या है? वो इंसान जो नगर को यानी कि सिटी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। तो ये इसका मुखिया होता था और ये उपारिका के अंडर में काम किया करता था। इसकी मदद करने के लिए नगर श्रेष्ठ थी और सार्थवा होते थे, जो कारवां होता था ना गिल्ड का, व्यापार के लिए जो समूह बनाया जाता था, उसका मुखिया भी इसमें मदद किया करता था। इसके अलावा प्रथम कुली का जो कुलीन वर्ग हुआ करता था, जो कामकाज करता था, उसका मुखिया होता था। इसके अलावा प्रथम कायस्थ, जो कायस्थ क्लास थी, जो है लिखने का काम किया करती थी, अकाउंटेंसी का काम किया करती थी, उसका मुखिया भी इसमें शामिल हुआ करता था। इसके अलावा एक और टर्म हमको दिखाई देता है, वो है अवस्थिका, जो धर्मशाला का जो रहने की जगह होती थी ना यात्रियों के लिए, जिसको धर्मशाला बोलते हैं, उसकी देख रेख करने वालों का ये सरदार हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में यहाँ पे डिफाइन किया गया था, कोई कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं थी। पूरा लोअर लेवल से हायरार्की पूरी बनी हुई थी, यानी कि विलेज से आपकी अदालत शुरू होती थी और सबसे ऊपर राजा की अदालत हुआ करती थी। इसके अलावा जो लॉज थे वो भी क्लियरली डिफाइन किए गए थे कि ये क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ है। जैसे कि चोरी करना, एडल्ट्री, ये सारे क्या थे? क्रिमिनल लॉ माने जाते थे। इसके अलावा ज़मीन का मसला हो गया, घरेलू जो मसले हो गए, वो सारे क्या थे? सिविल लॉ हुआ करते थे। मतलब उसको अलग अलग देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी गुनाह इंसान ने किया सज़ा सेम हो, नहीं, सबके लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। शुरुआत होती थी सबसे लोअर कोर्ट से, जिसको बोलते थे न्यायाधिकरण, जिसका जज होता था न्यायाधिकारी। और इसके अलावा मान लीजिए जहाँ की अदालत है वहाँ का जो मुखिया है वो उसमें हेल्प करता था या वो भी मौजूद रहता था। जैसे कि मान लीजिए एक ज़िले की बात हो गई तो न्यायाधिकारी के साथ साथ विषयपति ही कई बार न्यायाधिकारी के तौर पे आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस ऐसे प्रोविंस है तो प्रोविंशियल जो हेड है वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से काम होते थे। और फिर फाइनली सबसे ऊपर होती थी आपकी धर्म सभा या धर्मसेन, जिसमें राजा बैठता था और राजा फैसले करता था ब्राह्मणों की मदद से। कई बार ऐसा होता है कि राजा जो है मौजूद नहीं है, युद्ध वगैरह में गया है, तो प्राद्रिक वहाँ पे हुआ करता था जो राजा की गैर मौजूदगी में ब्राह्मणों की मदद से फैसले सुनाया करता था। एक खास बात यहाँ पे यह है कि ये पूरा जो न्याय प्रणाली है वो वर्ण व्यवस्था से प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस थी। कैसे प्रभावित थी? जैसे कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ ऑर्डियर्स था, लॉ ऑफ प्रोविडेंस। इसमें मान लीजिए कि किसी ने कुछ कत्ल किया या किसी ने कोई भी गुनाह किया, अगर सबूत नहीं है कि मतलब वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा। मान लीजिए एक लड़की है, उसने एक लड़के पे कुछ जो है इल्ज़ाम लगा दिया, अब लड़का साबित नहीं कर पा रहा कि हाँ बेगुनाह है, लड़की भी सबूत नहीं दे रही, उसने बस कह दिया कि हाँ उसने ये गलत काम किया है। तो अब इसको पता लगाने के लिए जो मुल्जिम है उस पर ही अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था कि अगर तुम निर्दोष होगे तो बच जाओगे, अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं। तो वर्ण के हिसाब से अग्नि परीक्षा डिसाइड की गई थी, जो बड़ी निहायत ही बुरी थी। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल हल्की अग्नि परीक्षा हुआ करती थी, उनको वेट सिस्टम के हिसाब से जज किया जाता था, इसमें कुछ दिक्कत थी ही नहीं। दिक्कत वाली बात क्या है वो सुनिए। जैसे क्षत्रिय थे तो उनको आग में डाला जाता था कि अगर निर्दोष हो तो आग में जलोगे नहीं। वैश्य अगर हैं तो उनको पत्थर बांध के नदी में डाल दिया जाता था कि अगर निर्दोष हो तो डूबोगे नहीं, और अगर शूद्र है तो उसको जहर पिलाया जाता था कि अगर निर्दोष हो तो मरोगे नहीं। तो ये बड़ी बेकार सी चीज़ थी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बहुत रिजिडिटी के साथ डेवलप हो चुकी थी। बट ख़ास बात एक ये है कि फाहियान ने जिक्र किया कि इस टाइम पीरियड में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। इसके अलावा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है बहुत वास्ट था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। तो आर्मी बहुत बड़ी थी, उसका पूरा जो मैनेजमेंट था वो बहुत बेहतर हुआ करता था और राजा खुद युद्ध को लीड किया करता था। इसके अलावा कई सारे मिनिस्टर्स थे जो चीज़ों को मैनेज करते थे, जैसे कि संधि विग्रहिका, ये समझौता और युद्ध कैसे होगा, क्या होगा, कब संधि होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सारी चीज़ें देखा करता था।
इसके अलावा राणा बंदागरिका ये हथियारों की सप्लाई वगैरह देखा करता था। युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरत की हैं उसकी सप्लाई पे ये फोकस किया करता था। अगर आर्मी की बात की जाए तो इसकी यहाँ पे 4 विंग हुआ करती थी। एक तो इन्फेंट्री पैदल सेना जिसका मुखिया होता था नरपति, एक होता थी कैवेलरी यानी कि घुड़सवार जिसका मुखिया होता था अश्वपति, एक होती थी हाथी वाली सेना जिसका मुखिया होता था पीलुपति। इसके अलावा नेवी भी यहाँ पे मौजूद थी। लड़ाई के दौरान ये लोग धनुष और बाण का इस्तेमाल किया करते थे, तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे, कुल्हाड़ी का भाले का इस्तेमाल किया करते थे। सैनिकों को कैश जो है सैलरी पे की जाती थी। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। महाबालाधिक्रेता कमांडर इन चीफ हुआ करता था। बंदाग्राधिक्रेता यानी कि रॉयल ट्रेजरी जो होती थी उसका मुखिया होता था, फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए। इसके अलावा विनय स्थिति स्थापक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, विनय स्थिति स्थापक, ठीक है, स्थिति को स्थापित करता था ताकि शांति और चीज़ें बनी रहें धर्म के हिसाब से और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा महापक्षपातालिक अकाउंटेंट को बोलते थे। अमात्य ब्यूरोक्रेट होते थे। कुमार अमात्य जो प्रिंस होता था, जो राजकुमार होता था, उसके जो मंत्री होते थे। और कुमार अमात्य कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नर हुआ करते थे वो राजकुमार को बनाया जाता था। इसके अलावा सर्वाध्यक्ष जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे, केंद्रीय विभाग थे, उनकी देखरेख इसके जिम्मे होती थी। इसके अलावा विनयपुरा राजाओं जो है, मान लीजिए कि कोई दूत आया कहीं दूसरे राज्य से या कोई भी मेहमान आया राज्य में तो वो राजा तक मेहमान ले जाने की जिम्मेदारी विनयपुरा की होती थी। इसके अलावा युक्त पुरुष अकाउंटेंट ऑफ वॉर बूटी। वॉर बूटी क्या होता है? युद्ध अगर लड़ा गया तो मतलब जब सामने वाली पार्टी को हरा दिया जाता है तो उसके खजानों को और उसकी चीज़ों को जो लूटा जाता है उसको बोलते हैं वॉर बूटी। तो उसका लेखा जोखा जो करता था उसको बोलते थे युक्त पुरुष। इसके अलावा महासंधि विग्रहक, ये वही पोस्ट है जो ऊपर हम बताए हैं, संधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक। इसके अलावा महाश्वपति कंट्रोलर ऑफ कैवेलरी। दंडपशिका हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, समवॉट कह लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरह ये होता था। इसके अलावा पुष्टपाल गांव का जो रिकॉर्ड रखना होता था, पतवारी जिसको बोलते हैं, ये हुआ करता था। इसके अलावा अक्षपताधिक्रेता ये होता था जो मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया या कुछ गुनाह किया है तो हर गुनाह की सज़ा ज़रूरी नहीं कि जेल में डालना है या कुछ जो है चाबुक मारना है, हाथ पैर काट देना है। कुछ की सज़ा जो है फ़ाइन भी हुआ करती थी। तो फ़ाइन का कलेक्शन वगैरह जो होता था, जो टैक्स कलेक्शन वगैरह होता था, उन सब का लेखा जोखा और ध्यान रखने का काम इसका हुआ करता था। इसके अलावा इकोनॉमी और टैक्सेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर समवॉट वैसा ही था जैसे कि पहले से चला आ रहा था। और जो राज्य की मोनोपोली पहले भी आपने पढ़ी, एकाधिकार हुआ करता था, तो अभी भी राज्य का एकाधिकार कुछ चीज़ों पर था जैसे कि जंगल हो गया, वेपन्स हो गए और नमक हो गया, और ज़मीन से जो खजाने निकलें या ज़मीन से जो भी मिनरल्स रिसोर्सेज निकलें उन सब पे अधिकार राजा का या पूरा जो है साम्राज्य का डायरेक्ट हुआ करता था। आम लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा पूरी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, उसका लेखा जोखा करने के लिए गोपस रमीन हुआ करता था जो पूरा अकाउंट मैनेज किया करता था और ये भी देखता था कि इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कहीं पे कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। इस टाइम पीरियड में ख़ास बात यह है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हुआ ना वो बहुत बेहतर रहा, खासकर चंद्रगुप्त II तक। उसके बाद से हालांकि चीज़ें थोड़ा सा डिक्लाइन की, लेकिन उससे पहले जो स्वर्ण युग है ना, वो स्वर्ण युग में इसका एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेटलर्जी में बहुत जो है बेहतरी इन्होंने हासिल की, न केवल लोहे में बल्कि और भी कई सारी चीज़ों में। जैसे कि सोने के सिक्के भी आपने देखे कि बहुत सारे जारी किए गए बढ़िया क्वालिटी में। हालांकि चंद्रगुप्त II के बाद वो क्वालिटी गिर गई। तो वही बात है कि उसके बाद तो चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हुई, लेकिन वहाँ तक चीज़ें बहुत बेहतर रही हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बेहतर रहा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में जो ज़मीनें होती थी वो भी स्टेट के अंडर ही आती थी, किसी की कोई प्राइवेट ज़मीन नहीं हुआ करती थी। ज़मीनों को 5 कैटेगरी में बांटा गया था: क्षेत्र, खिला, अपरहता, गोपत और वस्ती। क्षेत्र क्या है? वो ज़मीनें जो कल्टीवेशन के में काम में लाई जा रही हैं, जिसको मतलब खेती के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खिला बोलते थे वो ज़मीनें जो खेती में इस्तेमाल नहीं की जा सकती,
तीसरा होता था अपरहता, जिसको बोलते थे जंगल वाली ज़मीन जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। गोपत बोलते थे वो ज़मीनें जिसमें जो गाय भैंस हैं, जो भी जानवर पाले जाते थे, तो उनको चराया जाता था, पास्चर लैंड्स। बस्ती बोलते थे वो ज़मीनें जहाँ पे लोग घर बना के रहते थे। तो इस तरीके से 5 तरीके से ज़मीनों को डिवाइड किया गया था। इसके अलावा अब चूंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो क्षेत्र पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़मीनें जहाँ पे खेती की जाती थी। तो खेती को और बेहतर करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी मुहैया कराई गई थी, सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई थी, जिसको जो है बेहतर करने के लिए बांध भी बनाए गए थे। ठीक है, 2 तरीके के बांध होते थे, एक होता था बाड़दे, एक होता था खाया। बाड़दे होता था वो बांध जो बाढ़ वगैरह आती है उसको रोकने के लिए, और खाया वो होता था जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था ताकि पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और इस पूरे सिंचाई के प्रोसेस के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया वो था घटियंत्र या फिर अरघट्टा। ये दोनों टर्म जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी है। इसके अलावा सिंचाई के लिए टैंक्स भी बनाए गए थे जिनके लिए वापी, तड़गा या फिर दिरगुला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लोकल ट्रेड बोला जाए तो लोकल ट्रेड हुआ करता था, जो गिल्ड होते थे, जो समूह होता था व्यापारियों का, वो लोकल ट्रेड किया करता था। उज्जैन, पाटलिपुत्र, नासिक, मथुरा, दशपुरा, कमारूपा, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे जहाँ से व्यापार होता था। लेकिन ये तो लोकल व्यापार की बात है, इंटरनेशनल व्यापार भी हुआ करता था रोमन एम्पायर से, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि इस टाइम पीरियड में एम्पायर की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रोम से इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों हुआ करता था। भारत से जो चीज़ें आपको पता है फेमस थी वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, और जो नवरत्न यहाँ पे आ गए थे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी, खासकर मेडिसिन के क्षेत्र में। तो आयुर्वेदिक जो दवाइयों का है वो भी आदान प्रदान बहुत तेज़ी से हुआ, और वहाँ से इंपोर्ट क्या होता था, तो बहुत फेमस चीज़ और पसंदीदा थी राजाओं की जो होती थी वो होती थी शराब। तो यूरोपियन जो वाइन होती थी वो सबकी पसंदीदा थी, तो सब ने वहाँ से मंगवाई। तो इस टाइम पीरियड में भी यहाँ पे वाइन का आना दिखता है। और इनके व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन हुआ करते थे, जैसे कि कल्याणा हो गया, सिंध हो गया, अरिकामेडु हो गया, सोपारा हो गया, मुजीरिस हो गया, कावेरीपट्टनम हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया। ये सारे जो है पहले बताए जा चुके हैं, ये वही सारे ट्रेड सेंटर्स अभी तक इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा अगर स्टेट का मेन सोर्स देखा जाए रेवेन्यू का, तो जाहिर सी बात है ज़मीन से जो कर आता था, टैक्स आता था, वो होता था। इसके अलावा फाइन वगैरह जो कलेक्ट होती थी, यही राज्य का मुख्य स्रोत होता था आमदनी का। ठीक है, इसके अलावा ट्रिब्यूट वगैरह भी पे किए जाते थे, क्योंकि वासल स्टेट अब बन चुका था, फ्यूडल एलिमेंट्स आ चुके थे, सामंती जो चीज़ें थी वो यहाँ पे आ चुकी थी, तो वहाँ से नजराना आता था। जैसे कि आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा कि साउथ इंडिया में जब उसने कैंपेन किया तो उसने सबको अपने एम्पायर में शामिल नहीं किया, उनको बोला कि अब तुम लोग वासल हो, अब हमारे यहाँ दरबार में आते जाते रहना, शादी करने का मन करे तो अपनी बिटिया दे देना, और सालाना और मंथली जैसे भी है नजराना पैसे तोहफे भेजते रहना। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स था। इसके अलावा टैक्सेस की बात की जाए तो एक होता था भाग, जो प्रोडक्शन का ही हिस्सा दिया जाता था। मान लीजिए गेहूँ उगाया गया है तो 1/4 या 1/6 उसका जो है 1/6 या फिर 1 जो है चौथाई हिस्सा देना होता था राजा को। इसके अलावा होता था भोग एक तरीके का गिफ्ट होता था जो राजा को दिया जाता है। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ना, वैसे राजा को भोग लगाना है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं, अब आपको देना है। इसके अलावा अवलगट, जैसे कि लोग जो है खाना और रहने की चीज़ें ऑफ़र किया करते थे। मान लीजिए कोई युद्ध होना है तो आसपास के जो गांव हैं, जो लोग हैं, वो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो रहने की जगह भी दें सैनिकों को, और खाना वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी मुहैया कराएं। इसके अलावा वतभूत, जो कि यज्ञ की जो चीज़ें हैं, यज्ञ में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसको मुहैया कराना। हल्वीकर होता था, जो कि टैक्स होता था, खेतों पर लगाया जाता था, जो जोताई करनी होती थी उसके लिए। इसके अलावा शुल्क होता था, जो व्यापार में आमन जामन में जो टैक्स लगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्ता सोसाइटी के बारे में, गुप्ता जो एम्पायर के दौरान जो समाज की हालत थी, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि गुप्ता साम्राज्य का जो है अंत कैसे हुआ, और ये लास्ट एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर रहा। इसके बाद एम्पायर वैसे बने भी नहीं।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।